So अच्छा क्वेश्चन था, which I was supposed to take at the end. Yeah, this was the question. Good question. So I will take the question and we will solve it. ठीक है? Okay. This is the question. देखो, what is given in the question? Arvind, a wholesaler, allowed a trade discount of 20% on the list price of the goods purchased from them. हम उनसे जितने के गुड्स परचेस करते हैं उस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा. लिस्ट प्राइस मतलब प्रिंटेड प्राइस एमआरपी, उस पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट रहेगा. द रिटेल ट्रेडर्स मेड द फॉलोइंग परचेसेस फ्रॉम द अरविंद. सो अरविंद ने ये सेल किया है. सो अरविंद इज सेल्स एंड इन द बुक्स ऑफ अरविंद सेल्स बुक है. इफ यू रिमेंबर इन 11th वी यूज्ड टू मेंटेन सब्सिडरी बुक्स. सेल्स बुक्स में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे आप लोग? विच ट्रांजैक्शंस यू यूज्ड टू रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक? कोई मुझे पिंग करेगा? कौन से ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड होते थे? एनीवन? Which transactions used to be recorded in the sales book? Yes, credit sale of goods, sales on credit. Credit sale of goods were to be used in, right? Used to be recorded in the sales book. So these are credit sales. अरविंद ने जो क्रेडिट सेल किए उसके डिटेल्स है. Because bills are drawn in case of credit transactions, कैश ट्रांजैक्शन में कोई टेंशन होता है क्या? नहीं. So they have given you sales book of June 2010. लास्ट 10 days का सेल्स बुक दिख रहा है, 21st to 30 days. सेल्स बुक कैन बी मेंटेन वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, फोर्टनाइटली बेसिस, इट्स योर चॉइस. ठीक है? सो लास्ट 10 days के ट्रांजैक्शंस दिए उन्होंने 21st June to 30th June. These are the name of the buyers. These are your buyers. Jyoti, Snehal, Jyoti and Snehal. So there are two buyers, Jyoti and Snehal, and you enter into total 4 transactions, 2 with each of them. Outward invoice number, that is invoice number. Gross price and net price. Net price is after discount. 2% discount के बाद की वैल्यू उन्होंने दिया. हमारे लिए this is important because trade discount is never ever record in the books. 10,000 and 2,000 का discount, 10,000 and उस पे 2,000 का discount never comes in the books. हमारे लिए sales is of 8,000. वैसे ठीक है. So total sales during that period is 45,600. For all the purchases, Jyoti and Snehal accepted the bills in favor of Arvind, payable after 30 days on 21st June 2010. अच्छा, payable after 38 days. So क्या हुआ है कि ये हमने 4 सेल किए, उन चारों सेल के लिए हमने क्या किए? बिल्स ड्रॉन किए 30 डेज पीरियड के. ठीक है? उन्होंने बोला है 21st June 2010 का जो एक्सेप्टेंस है was written by Arvind with him till the date of maturity. ये जो उसने सेल किया है 21st जून को, ये जो उसने सेल किया है उसके लिए जो बिल ड्रॉ किया गया है वो बिल रिटेन हुआ है टिल द ड्यू डेट. दिस इज रिटेन. ठीक है? आगे देन the acceptance for sale on 26th June 2010, right, was discounted by Arvind with his bank at the rate of 12% per annum. ये वाला बिल डिस्काउंट किया गया.
नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, द एक्सेप्टेंस फॉर सेल ऑन 20th June 2010 was endorsed by him in favor of his creditor कविता। ये इंडोर्स किया गया क्रेडिटर को, कविता को। फोर्थ बिल, अब फोर्थ बिल का देखते हैं क्या लिखा है। ऑन 15th July 2010, on 15th July 2010 he sent the acceptance for sale on 30th June 2010 to his bank for collection। 30th June 2010 को जो सेल हुआ था उसका जो एक्सेप्टेंस आया, दिस इज सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आगे, ऑल द बिल्स एक्सेप्टेड बाय स्नेहल वाज ऑनर्ड। स्नेहल ने जो बिल एक्सेप्ट किए वो ऑनर्ड हुए। सो कैन आई से दिस इज ऑनर्ड, दिस इज आल्सो ऑनर्ड, बराबर। एंड क्या लिखा है आगे, but bills accepted by Jyoti were dishonored, for which 0.5% noting charges were paid on 5th August 2010। Jyoti paid the amount due on her account। ये दोनों बिल डिसऑनर हो गए, ये दोनों बिल डिसऑनर हो गए। एंड इनका क्या हो गया, राइट इनके केस में, राइट 0.5% नोटिंग चार्ज, जो बिल अमाउंट है उसका 0.5% भी नोटिंग चार्जेस लगेंगे। एंड बाद में ज्योति ने वो हमें अमाउंट पूरी की पूरी पेड की है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अरविंद द सेलर ड्रॉवर, also prepare ज्योति एंड स्नेहल्स अकाउंट्स इन हिज बुक्स। ठीक है, अब देखते हैं। देयर आर 4 ट्रांजैक्शंस, 4 ट्रांजैक्शंस के लिए 4 बिल है। 4 बिल्स के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट हुई है, कोई बिल ऑनर हुए, कोई बिल डिसऑनर हुए। एंड जो डिसऑनर बिल हुए उन पे नोटिंग चार्जेस है, एंड बाद में ज्योति ने वो अमाउंट हमें पेड की है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और डेट ऑफ बिल, बोथ आर द सेम। Date of transaction and date of the bill. So first is 21st June, second is 26th June, third is 20th June, this is 30th June। ठीक है, आगे नेक्स्ट 10 like due date of the bill, due date of the bill, ऑल द बिल्स, जितने ट्रांजैक्शंस हुए उसके लिए एक एक बिल ड्रॉ किया गया है, एंड द बिल इज ऑफ 30 डेज। सो हमें 30 डेज ढूंढने, अच्छा 21st में से 30 डेज, ध्यान देना 21st जून से 30 डेज। जून में 30 ओवरऑल 30 डेज होते हैं, उसमें से 21 डेज हो चुके हैं। सो कितने डेज है, 9 डेज ऑफ जून प्लस 21 डेज ऑफ जुलाई, 30 डेज हो जाएंगे, प्लस 3 ग्रेस डेज। सो 24th जुलाई इज अ ड्यू डेट ऑफ द बिल फर्स्ट। सेकंड के केस में 30 डेज हो चुके हैं, 30 डेज का मंथ है जून, 26 डेज हो चुके हैं। सो 4 डेज ऑफ जून प्लस 30 करने के लिए 26 डेज ऑफ जुलाई, 30 डेज हो जाएंगे, प्लस 3 ग्रेस डेज, 29th जुलाई इज अ ड्यू डेट। आपको 28 जून से 30 डेज काउंट करने हैं। 30 डेज ऑफ जून माइनस 28 हो चुके हैं, 2 डेज ऑफ जून प्लस 28 डेज ऑफ जुलाई टू मेक 30 डेज प्लस 3 ग्रेस डेज। सो 31st जुलाई। यू हैव टू कैलकुलेट 30th जून के बाद 30 डेज। 30th जून, जून के तो 0 डेज है, जून के तो 0 डेज है, जून खत्म हुआ ना, प्लस 30 डेज ऑफ जुलाई, 30 डेज ऑफ जुलाई प्लस 3 ग्रेस डेज, 31st जुलाई, 1st अगस्त, 2nd अगस्त। आगे, सो देयर आर 4 बिल्स। ठीक है, हम इसको बोलेंगे बिल नंबर।
बिल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अमाउंट ऑफ द बिल, अमाउंट ऑफ बिल 8000, जो सेल हुआ है वो 8000, 9600, 16000, and the last one is of 12,000. भले ही the gross sale is of 10,000, 12,000, 20,000 and 15,000, we never record the gross sale, we record the sales after trade discount. हमारे लिए sales is 8,000, ठीक है। आगे और उतने का ही बिल बनेगा। Action taken on the bill, on the bill, एक्शन टेकन ऑन द बिल। अच्छा देखते क्या एक्शन है, राइट। उन्होंने एक एक दिया है। जो 21 जून को सेल हुआ है वो रिटेन हुआ, द फर्स्ट वन इज रिटेन, राइट, रिटेन। या पहले हम लिखते हैं हु इज अ ड्रॉवी और बायर, ज्योति स्नेहल, ज्योति स्नेहल, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट बिल के लिए क्या लिखा है, इट इज रिटेन, सेकंड बिल इज डिस्काउंटेड, एट द रेट ऑफ, क्या रेट लिखा है, डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आगे थर्ड एक्सेप्टेंस उन्होंने इंडोर्स किया है टू कविता, राइट। अच्छा रिटेन हुआ ड्यू डेट तक है फर्स्ट बिल। सेकंड बिल क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस फॉर 26 जून was discounted by Arvind with his bank at the rate of 12% per annum. The acceptance for sale on 28th June was endorsed in favor of, right, creditor Kavita, endorsed to Kavita. Endorsed to Kavita, थोड़ा इसको मैं स्पेस देके लिखता हूं, मेरे पास जगह है, ठीक है। देखो endorsed to Kavita, एंड द लास्ट बिल के साथ क्या हुआ है, द 20th जून का एक्सेप्टेंस कविता को एंडोर्स किया, 15th जुलाई, राइट, ऑन 15th जुलाई he sent acceptance for the sale on 30th June to his bank for collection. So ये bill sent for collection on 15th July, ठीक है। आगे then on due date क्या हुआ देखते हैं, on due date, ठीक है। on due date देखते हैं कितना ड्यू डेट पे, ऑल द बिल्स एक्सेप्टेड बाय स्नेहल ऑनर्ड, स्नेहल ने जो बिल ऑनर, ये ऑनर्ड है। सो कैन आई से डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड है, जो बिल हमने डिस्काउंट किया था बैंक के साथ वो ऑनर्ड है। तो ड्यू डेट पे हमारे बुक्स में एंटर आएगी क्या, नहीं, क्योंकि हमने बैंक को बोला होगा ये ले लो बिल, स्नेहल ने एक्सेप्ट किया है, गो एंड प्रेजेंट द बिल टू स्नेहल, स्नेहल विल पे यू। एंड अगर आपको स्नेहल पे करेगी तो हमें आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सो ये जो बिल है, राइट, विच वॉज डिस्काउंटेड, सेकंड बिल was honored, इससे ड्यू डेट पे इसकी एंट्री आएगी क्या, नहीं, रियली गुड। नेक्स्ट, एंड ये लास्ट वाला बिल जो हमने कलेक्शन के लिए भेजा था ये ऑनर्ड हुआ है। स्नेहल ने जो बिल एक्सेप्ट किए थे उसने ऑनर किए। सो जो बिल हमने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था ड्यू डेट पे, उसकी ड्यू डेट क्या है 2 अगस्त, उसकी ड्यू डेट क्या है 2 अगस्त। देखो 2 अगस्त के बैंक विल प्रेजेंट द बिल टू स्नेहल ऑफ ₹12,000 and Snehal will honor the bill. Snehal will pay 12,000 to bank and bank will credit that amount.
विल डिपॉजिट दैट अमाउंट इन माय बैंक अकाउंट. बैंक हमें क्रेडिट करेगी, हमारे पासबुक में क्रेडिट होगा, हम बैंक को डेबिट करेंगे. आगे ऑल द बिल्स आर एक्सेप्टेड वगैरह हो गया. एंड ज्योति के बिल्स डिसऑनर हो गए. ये दोनों बिल डिसऑनर, ये रिटर्न बिल आपका डिसऑनर हो गया एंड एक इंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया. ठीक है, आगे क्या लिखा है. ठीक है, एंड फॉर विच 0.5% नोटिंग चार्जेस वर पेड ऑन 5th August. अच्छा राइट, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, वर पेड. देन ऑन 5th August ज्योति पेड द अमाउंट, तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस लगेंगे. नोटिंग चार्जेस 0.5%, 0.50 या 0.5, 0.05 या पॉइंट, अच्छा 0.5%, दैट इज 0.5%, 50%, 0.50%, 1 का हाफ. चलो 8,000 का 0.5% निकालना है. 1% रहेगा 80, 1% रहेगा 80, लास्ट के 2 डिजिट ऐड करो तो 0.5% रहेगा 40, दैट इज ₹40. इसके कितने रहेंगे 1%, 160 रहेगा. 16,000 का 1%, लास्ट के 2 डिजिट ऐड करो 160, उसका हाफ रहेगा 80. ठीक है, सो ज्योति, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज्योति ने 8,000 का बिल एक्सेप्ट किया था, वो डिसऑनर हो गया, तो हम उससे नोटिंग चार्जेस 40 लगाएंगे. हमने पेड किए होंगे बिकॉज बिल हमने रिटर्न किया है, तो टोटल ज्योति से उस बिल के लिए 8,040 लेने हैं. एंड जो थर्ड बिल है वो हमने कविता को एंडोर्स किया था, तो कविता ने 80 रुपीज के नोटिंग चार्जेस पेड किए होंगे, तो कविता को हमें 16,000 प्लस 80 देना होगा, एंड हम ज्योति से रिकवर करेंगे 16,000 प्लस 80. एंड उन्होंने लिखा है ऑन 5th August, सब ट्रांजैक्शन होने के बाद, मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन 2 अगस्त का था. लास्ट बिल कब ऑनर हो रहा है 2 अगस्त को, या डिसऑनर हो रहा है, जो कुछ भी वो ऑनर हो रहा है. ठीक है, उसके बाद 3-4 दिन के बाद ज्योति पेड द अमाउंट ड्यू ऑन हर अकाउंट. चलो अब एंट्रीज पास करते हैं. ठीक है, एक एक एंट्रीज. यहां तक क्लियर है? लेट्स सी. Sir, they said 5th August for noting charges. So, no. Noting charges were paid. ऐसे लिखा है, this is full stop. ठीक है, and on 5th August ज्योति paid the amount due. तो 5th August को हम नोटिंग चार्जेस रिकवर करेंगे. नोटिंग पूरा अमाउंट रिकवर करेंगे, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस किस दिन पेड होते हैं? नोटिंग चार्जेस पेड होते हैं जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ उस दिन. देखते हैं एक एक. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. इन द बुक्स ऑफ, किसने सेल किया? अरविंद. इन द बुक्स ऑफ अरविंद, डेट वाइज जाना होगा. इन द बुक्स ऑफ अरविंद, अरविंद ठीक से लिख लेना. एक क्वेश्चन में सब कवर किया, चारों टाइप्स, लाइक 4 ऑप्शंस विद द ड्रॉवर कवर किए. अच्छा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, मैं सीक्वेंसिंग देता हूं चाहिए तो. दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. आपने सेल किया एंड आपने बिल ड्रॉ किया. दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. सेल हुआ, बिल ड्रॉ हुआ. सेकंड ट्रांजैक्शन, सेल किया, बिल ड्रॉ किया. थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, फर्स्ट बिल ड्रॉ हुआ, सबसे पहले उसकी एंट्री लिखते हैं. चलो पहले सेल किया, वी सोल्ड गुड्स टू ज्योति ऑफ 8,000, एंट्री आएगी 21st जून. 21st जून ज्योति अकाउंट डेबिट टू सेल्स. 8,000 का सेल था, टू सेल्स 8,000. ज्योति अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000. सबसे पहले 21st जून को सेल हो गया, एंड फिर हमने बिल ड्रॉ किया. सो वी रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल नंबर 1, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट
एक ही साथ अलग अलग बिल आ रहे हैं ना, इसलिए। टू ज्योति अकाउंट क्रेडिट 8,000 सेम डे पे बिल ड्रॉ हुआ। ये बिल आपने रिटेन किया है एंड ड्यू डेट पे डिसऑनर हुआ है, तो रिटेंशन की अलग एंट्री आती है क्या? नहीं। अब ड्यू डेट पे डिसऑनर की एंट्री हम डालेंगे, ये एंट्री रिवर्स करनी होगी, ज्योति टू बिल ससेबल एंट्री करनी होगी। बट ये कब आएगी? उसके ड्यू डेट पे आएगी, और उस पर नोटिंग चार्जेस लगने वाले कुछ तो 40 रुपीज, वो भी डिसऑनर के टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये ट्रांजेक्शन हुए। फिर 3-4 दिन के बाद हमने गुड सेल किए, किसको? स्नेहल को, ऑफ ₹9,600। चलो 9,600 के सेल किए, तो स्नेहल हमारे बुक्स में आएगा स्नेहल टू सेल्स 26 जून। स्नेहल अकाउंट डेबिट, स्नेहल को सेल कर रहे हो टू सेल्स 9,600 being goods sold on credit, and then we draw the bill on her bills receivable to account debit to Snehal account credit. हमने बिल ड्रॉ किया एंड आगे क्या लिखा है? द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट ऑफ 12%, और हमने बिल डिस्काउंट किया। चलो बिल डिस्काउंट करोगे तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक विल डिपॉजिट योर अकाउंट, बैंक आपको क्रेडिट करेगी, इसलिए हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं। बैंक विल लेवी सम डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट क्रेडिट। 9,600 का बिल जो 30 डेज के लिए था, आपने डिस्काउंट किया। सो मैं यहां पे लिखता हूं 9,600 पे कितने रेट से डिस्काउंट हुआ रहे? 12%। आई विल कंसिडर 1 मंथ। उन्होंने सॉल्व करते टाइम टेक्स्ट बुक में 30 डेज को 1 मंथ लिया है, एक्चुअली आई शुड नॉट टेक 1 मंथ, बट उन्होंने वैसे लेके सॉल्व किया था, तो मैं वैसे ही कर रहा हूं। 96 रुपीज। यू शुड एक्चुअली कैलकुलेट फॉर 30 डेज अपॉन 365 डेज। 30 डेज भी नहीं लेना चाहिए, आपने 33 डेज लेना चाहिए, 33 डेज, बिकॉज 3 ग्रेस डेज भी है। बट टेक्स्ट बुक में लेते टाइम उन्होंने 30 डेज को 1 मंथ इजी रखा है, राइट? सो 96 रुपीज डिस्काउंट। सो ये आएगा आपका 9,504। 9,504 बैंक में आ गए। ये ड्यू डेट पे बिल क्या हुआ है? ये ड्यू डेट पे बिल ऑनर हुआ है, तो आगे इस बिल के लिए कोई एंट्री आएगी क्या? नहीं। डिस्काउंटेड बिल जब ऑनर होता है तो हमारे बुक्स में एंट्री आती है क्या? नहीं। देन उसके बाद उसकी ड्यू डेट वैसे भी इग्नोर करो, कोई जरूरत नहीं, एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं। 20 जून को हमने ज्योति को 16,000 के और गुड सेल किए। 28 जून, 28 जून ज्योति टू सेल्स, टू सेल्स ज्योति अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने के सेल किए हमने? 16,000। ठीक है, फिर उस पे बिल ड्रॉ किया, बिल नंबर 3, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति अकाउंट क्रेडिट। उसको सेल किया, बिल ड्रॉ किया 1616, and they have said this bill is endorsed to the creditor कविता। तो कविता को बिल इंडोर्स किया, तो कविता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। $16,000 कविता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 16,000। नेक्स्ट, अब ड्यू डेट पे इस बिल के साथ क्या हुआ जो कविता को इंडोर्स किया है? ये भी डिसऑनर हुआ है, तो ड्यू डेट पे
हम ज्योति से लेके कविता को देंगे, ज्योति टू कविता एंट्री आएगी, एंड 80 रुपीज के चार्जेस भी ज्योति टू कविता रहेगा, वो ड्यू डेट पे आएगी, तब हम एंट्री पास करेंगे, अभी नहीं। फिर और 2 दिन के बाद, और 2 दिन के बाद हमने स्नेहल को 12,000 के गुड सेल किए और बिल ड्रॉ किया 30 जून को, 30 जून। स्नेहल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स कितने का सेल किया आपने स्नेहल को? 12,000 का सेल किया था, 12,000, सो 12,000 बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू स्नेहल। अब स्नेहल पे बिल ड्रॉ करेंगे, बिल रिसीवेबल नंबर 4, $12,000 टू स्नेहल 4,000 टू स्नेहल 12,000, ठीक है। और ये कब बिल ड्रॉ हुआ? 30 जून को बिल ड्रॉ हुआ। कब बिल ड्रॉ हुआ? 30 जून को सेल हुआ, 30 जून पे बिल ड्रॉ हुआ, बट आपने कलेक्शन के लिए 30 जून को नहीं भेजा है, आपने 15 जुलाई को भेजा, तो 15 जुलाई को एंट्री डालेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक क्या हुआ देखो, 21 जून को ज्योति को सेल किया, बिल ड्रॉ किया, फिर 26 जून को स्नेहल को सेल किया, बिल ड्रॉ किया, एंड वो बिल डिस्काउंट किया, फिर 20 जून को ज्योति को सेल किया, बिल ड्रॉन किया, एंड कविता को वो बिल एंडोर्स किया, एंड 30 जून को जो स्नेहल को सेल किया एंड बिल ड्रॉन किया, ठीक है। अब 30 जून के बाद कौन सी डेट आएगी, अब देखना पड़ेगा एक एक। 30 जून के बाद ड्यू डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? देखो ये 24th, 29th, 31st एंड 2 अगस्त, ऐसे जुलाई और अगस्त के, उसके पहले ये डेट आ जाएगी, नंबर 5, ये वाली डेट आ जाएगी। 15 जुलाई को हमने 4th बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया, 12,000 का बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो अब 15 जुलाई को एंट्री आएगी, डेट वाइज जाना होता है। 30 जून को बिल ड्रॉ हुआ, एंड 10-15 दिन के बाद वो आपने कलेक्शन के लिए भेजा, तो ये एंट्री आ जाएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, 4th बिल आपने भेजा है 12,000 का, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 12,000, ठीक है, बीइंग स्नेहल्स एक्सेप्टेंस राइट ऑफ 12,000 सेंड फॉर कलेक्शन। आगे अब ड्यू डेट पे देखना होगा, अब फर्स्ट ड्यू डेट ये वाली आने वाली है, ये यहां पे बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, ये बिल जो हमने रिटर्न किया था वो डिसऑनर हो गया, हमने फर्स्ट बिल रिटर्न किया था ना, तो हम 24th राइट 24th जुलाई को ये बिल लेके जाएंगे स्नेहल ज्योति के पास, बोलेंगे आज बिल नंबर 1 की ड्यू डेट है, ये मैंने रिटर्न किया है, ऑनर इट, 8,000 टू पे कर, बट ज्योति डिसऑनर द बिल। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो जिसने बिल दिया होता है ज्योति डेबिट टू जिसको बिल ट्रांसफर किया होता है उसको क्रेडिट, हमने बिल हमारे पास ही था तो बिल रिसीवेबल। सो 24th जुलाई को अब ड्यू डेट्स की एंट्री आएंगी सब, 24th जुलाई को ज्योति अकाउंट डेबिट 8,000 का बिल था, टू बिल रिसीवेबल 1 कैंसिल हुआ क्रेडिट। अगर वो ऑनर होता तो एंट्री आती कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1, डिसऑनर हुआ इसलिए एंट्री आई ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1, एंड उसके साथ नोटिंग चार्जेस भी हैं, ज्योति अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस आर ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर, 2 हमने ही पेड किए होंगे इसलिए 2 कैश 40 ½ % है ऑफ द बिल अमाउंट, ठीक है। 24 जुलाई का ये किस्सा हो गया। अब ये ज्योति से हमें इस बिल के लिए 8,040 लेना है, कितना लेना है ज्योति से रिकवर करना है 8,040, वो कब रिकवर हुआ है 5th अगस्त को हुआ है, तो 5th अगस्त को रिकवरी की एंट्री डालेंगे, अभी नहीं। फिर 24 जून के बाद 24 जुलाई के बाद
नेक्स्ट ड्यू डेट आ गई, नेक्स्ट ड्यू डेट आ गई 29 जुलाई को। उस दिन क्या हो गया, उस दिन जो बिल हमने डिस्काउंट किया था वो ऑनर हो गया, तो हमें एंट्री पास करनी कि नहीं, वो एंट्री स्नेहल के बुक्स में आएगी। स्नेहल ने बिल पेड किया और बैंक ने पैसे रिसीव किए, वो और बैंक हमारे अकाउंट में नहीं डालती, वो बैंक के पास ही रहते। डिस्काउंटेड बिल जब ऑनर होता है ड्यू डेट पे, हम ड्रॉवर को एंट्री पास करनी कि नहीं, सो इग्नोर। ये एंट्री आएगी क्या, नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 29 जुलाई, यहाँ पे लिखता हूँ नो एंट्री रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखता हूँ 29 जुलाई, मतलब बाद में प्रॉब्लम ना आए आपको। डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड, discounted bill honored, therefore no entry in the books of drawer, no entry in the books of drawer. नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रहा है ये वाला 8 नंबर। उस दिन पे जो कविता को बिल हमने एंडोर्स किया था, कविता ज्योति के पास गई बिल लेके 16,000 का, एंड ज्योति ने वो बिल डिसऑनर किया। एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ है 31 जुलाई को, एंट्री आ जाएगी 31 जुलाई, 31 जुलाई। ज्योति से लेना है इसलिए ज्योति को डेबिट 16,000 टू ज्योति से लेके कविता को देने, कविता को बिल ट्रांसफर किया था तो उसको क्रेडिट करो 16। एंड उसके साथ ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके साथ नोटिंग चार्जेस भी है। देखते हैं नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी ज्योति सेम टू कविता, कविता विल पे द नोटिंग चार्जेस। जब बिल आप इंडोर्स करते हो, हु इज द ओनर, इंडोर्स इज द ओनर, एंड वही नोटिंग चार्जेस पे करेगा, वो आपसे लेगा और आप ड्रॉवी से लोगे 80-80। सो आपको इस बिल के लिए ज्योति से 16,080 लेना है एंड कविता को 16,080 देना है, ठीक है। अभी आप ज्योति से कब, ज्योति आपको कब पे करने वाली है, 5th ऑफ अगस्त को, तो 5th ऑफ अगस्त को ये पैसे लेंगे अभी। उसके बाद ये वाली ड्यू डेट आएगी, ये वाली ड्यू डेट आएगी, क्या लिखा है 2 अगस्त को जो बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा था वो कलेक्ट हो गया। जब वो कलेक्ट हो जाएगा तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2 अगस्त को, 2 अगस्त बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, बिल 8,000 का। टू एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करके रखा था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वो क्लोज करेंगे, कलेक्ट हो गया क्लोज कर दो। इसके लिए अगर कोई बैंक चार्जेस होते तो एंट्री आती बैंक चार्जेस टू बैंक, कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद ज्योति हमें पे करने वाली है, ज्योति विल पे अस टोटल अमाउंट, कितना पे करने वाली 8,000 प्लस 40, 16,000 प्लस 80, सो टोटल 24,000 प्लस 120, 24,000 प्लस 120, 24,120। सो ज्योति से 5th अगस्त को हम पैसे लेंगे, 5th अगस्त कैश अकाउंट डेबिट, ज्योति पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन 5th अगस्त, ऐसे लिखा है, टू ज्योति अकाउंट क्रेडिट 24,120, 24,120 being amount received from the ज्योति। These are my transactions। देखो ना कितने क्वेश्चन, लगता है लेंदी है लेकिन क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, डेट वाइज खाली एंट्री करते जाना है। जिनको लिखना है लिखो जल्दी, चलो जल्दी करो। ये फर्स्ट सम एंट्रीज, ठीक है। फिर लेजर भी करना है, पहले एंट्रीज लिखो।
जल्दी करो। ये वाले लास्ट सम एंट्रीज जिनको वैल्यू चाहिए जल्दी लिखो। क्या हम डेट वाइज एंट्रीज करते गए? ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट इज इग्नोर, ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपियर इन द बुक्स, इसलिए उसको इग्नोर किया जाता है। आप क्या करते हैं, 10,000 रिकॉर्ड करते, एग्जाम्पल आपने 10,000 का सेल किया था, आपने 10,000 का सेल किया था और आपने 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, आप डायरेक्टली 8,000 रिकॉर्ड करते हो। आप क्या करते, अगर आपको दूसरा ऑप्शन होता तो आप 10,000 रिकॉर्ड करते इनकम एंड 2,000 का डिस्काउंट रिकॉर्ड करते, तो वैसे भी नेट इनकम आपकी 8,000 ही आने वाली है। अगर आप ग्रॉस इनकम रिकॉर्ड करके ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हो तो 10,000 की इनकम रिकॉर्ड करोगे, 2,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, तो नेट इनकम 8,000 की आने वाली है, तो हम डायरेक्टली 8,000 की इनकम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे होता है, ठीक है। एंड कैश डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड करते हैं? बिकॉज कैश डिस्काउंट इमीडिएट पेमेंट के लिए आता है, मतलब पहले सेल होगा एंड फिर पेमेंट आएगा, इमीडिएट पेमेंट आएगा, इसलिए सेल्स नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा एंड फिर उसमें से जितना आएगा उतनी कैश एंड बाकी कैश डिस्काउंट, ऐसे नहीं तो अकाउंट क्लोज नहीं होगा पार्टी का, इसलिए कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है। आगे, ठीक है। नाउ दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर लेजर्स ऑफ ज्योति एंड स्नेहल इन द बुक्स ऑफ अरविंद, ठीक है, देखते हैं। सिंपल है, ज्योति's अकाउंट, बोथ आर बायर्स, ज्योति एंड स्नेहल हमारे बुक्स में दोनों बायर हैं। डेटर इन द बुक्स ऑफ अरविंद, ज्योति's अकाउंट या ड्रॉवीज अकाउंट। देखो, हमने उसको सेल किया था, कब कब सेल किया देखो, हमने उसको ज्योति को 21 जून को सेल किया 8,000, 21 जून को सेल किया, टू सेल्स। डेटर क्या है उसका मतलब, हमने ज्योति टू सेल्स एंट्री होती है, ज्योति अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000 8,000। उसके बाद हमने ज्योति को 20 अगस्त को 16,000 का सेल किया, 20 जून को, 20 जून टू सेल्स, ज्योति टू सेल्स, हमने उसको 16,000 का सेल किया, बराबर। उसने उसी दिन 20 जून को हमें बिल दे दिया, बाय बिल रिसीवेबल 1 8,000 का, एंड 28 जून को उसने हमें बिल नंबर 2 दे दिया 16, बिल नंबर 2 दे दिया 16। अब दोनों बिल उनके ड्यू डेट्स पे डिसऑनर हो गए, सो हमें कैंसिल करना होगा। दोनों बिल उनके ड्यू डेट्स पे क्या हो गए, डिसऑनर। इसकी ड्यू डेट क्या थी, 21 जून वाले की ड्यू डेट क्या थी, 21 जून की ड्यू डेट थी 24 जुलाई, 24 जुलाई को बिल डिसऑनर हो गया। जब आप बिल्स रिसीवेबल कैंसिल करते हो, डिसऑनर करते हो, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ये बिल्स रिसीवेबल आपने रिटेन किया था ना, अगर आपने रिटेन किया था तो बिल्स रिसीवेबल 1 बोल के कैंसिल होगा 8,000। उस पर नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे टू कैश 40 रुपीज। सो ज्योति बिकम डेटर ऑफ 8,040, ज्योति बिकम डेटर ऑफ 8,040, ज्योति से 8,040 लेने फॉर द बिल नंबर 1, एंड ये भी बिल क्या हो गया, कैंसिल। इसकी ड्यू डेट क्या थी, थर्ड बिल की ड्यू डेट क्या थी देखो, जो 20 जून को सेल हुआ है उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई थी, क्या थी, 31 जुलाई। हमने वो बिल कविता को एंडोर्स किया था ना, सो
31 जुलाई को कैंसिलेशन की एंट्री आएगी। 2, जब बिल रिसीवेबल कैंसिल होता है उस बिल के साथ क्या किया था, देखो ये बिल हमने कविता को दिया था, टू कविता, एंट्री हो रही ज्योति के डेबिट पे टू कविता, मतलब ज्योति अकाउंट डेबिट टू कविता, कितना 16,000, एंड इस पे कविता ने नोटिंग चार्जेस पेड किए होंगे, टू कविता 80 रुपीज। दो सेल हुए, दो बिल आ गए, दोनों डिसऑनर हो गए। सो टोटल अब कितना रिकवर करना है ज्योति से, जो सेल हुआ वो प्लस नोटिंग चार्जेस, और हम उसने हमें 5 अगस्त को पूरा पैसा दे दिया बाय कैश, अकाउंट क्लोज हो गया 24,120, 24,120। दिस इज योर लेजर, दिस इज योर लेजर ऑफ ज्योति। क्या डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, इससे तो सिंपल स्नेहल का है, बिकॉज स्नेहल के बिल तो ऑनर हुए, स्नेहल्स लेजर, स्नेहल अकाउंट। अगेन एक स्नेहल भी हमारे डेटर है, डेटर का अकाउंट डेबिट से स्टार्ट होना चाहिए, डेटर होता है बिकॉज हमने उनको सेल किया होता है। अच्छा देखते हैं स्नेहल के साथ कब ट्रांजैक्शन हुए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ स्नेहल के साथ 26 जून को, हमने 9,600 का सेल किया था स्नेहल को, 26 जून, टू सेल्स, टू सेल्स, 9,600। उसके लिए उसने हमें उसी दिन बिल दे दिया बाय बिल्स रिसीवेबल, सॉरी ये बिल्स रिसीवेबल 3 था ना, 2 नहीं 3 था, ठीक है, बाय ये बिल्स रिसीवेबल 2 था, बिल्स रिसीवेबल 2 9,600, हमने उसको 26 जून को डेटर किया, स्नेहल हमारे डेटर बन गए बिकॉज हमने उसको सेल किया, और उसी दिन उसने हमें बिल दे दिया, अभी वो हमारे डेटर नहीं है, अकाउंट क्लोज दिख रहा है। और फिर 30 जून को कुछ तो हमने फिर सेल किया उसको, 30 जून को स्नेहल को हमने 12,000 का सेल किया, 30 जून को और एक सेल हो गया, टू सेल्स, कुछ तो 12,000 का सेल हुआ, एंड उसी दिन उसने बिल एक्सेप्ट किया और हमारे लिए बिल रिसीवेबल फॉर कम्स इन 12,000, उसका अकाउंट क्लोज। आर बोथ द बिल्स ऑनर ऑन ड्यू डेट, यस, तो आगे कुछ करना है क्या, नहीं हो गया। दिस इज योर लेजर, लिखो ये होता है, देखो मैं आपको विदाउट चेकिंग द एंट्रीज में लेजर कैसे बनाना वो सिखा रहा हूं, आपको क्लिक होना चाहिए अब, ठीक है। दिस इज द लेजर। क्या डिफिकल्ट था क्वेश्चन, क्वेश्चन खाली लेंदी दिखता है, अलग फॉर्मेट में दिखता है क्वेश्चन, इसलिए बच्चे बोलते हैं सर डिफिकल्ट है क्वेश्चन, कुछ नहीं। देयर आर 4 सेल्स, 4 बिल्स, हर बिल के साथ एक एक ट्रीटमेंट है, दैट्स इट, खाली डेट वाइज जाना है, ठीक है। लिख लो, चलो कॉपी करो जल्दी। क्या है सर, ऑन 2 अगस्त अमाउंट इज 12,000, नहीं समझा, कौन सा बोल रहा है तू ओंकार, 2 अगस्त अमाउंट इज 12,000 ना, किधर है 2 अगस्त, अच्छा ये, अच्छा वो कितने का, नहीं लेट मी चेक, जो कलेक्शन के लिए भेजा है उसकी अमाउंट क्या थी, अच्छा ठीक है सॉरी, कलेक्शन को जो भेजा था वो 12,000 था, तो मैंने यहाँ पे 12,000 लेना चाहिए, ठीक है ठीक है, मुझे वो अमाउंट्स नहीं पता थे एग्जैक्टली बिल के, मैं वो 12,000 होना चाहिए, नहीं रे बराबर है रे, 8,000 ही वो, फर्स्ट बिल इज ऑफ 8,000, ठीक है। आगे 2 अगस्त को, अच्छा बिल सेंड फॉर कलेक्शन की बात कर रहे हो,
बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अच्छा ये, अच्छा कलेक्शन वाला बोल रहा है क्या, लेट मी चेंज द वैल्यू, एंट्री बराबर है अमाउंट चेंज करता हूँ, 12,000 का बिल था वो कलेक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है डन। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लेजर में देख रहा था, मुझे लगा क्या हो गया, ठीक है, दीज आर माई एंट्रीज, दीज आर माई लेजर्स। क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो अलग लगता है, देख के लगेगा क्वेश्चन क्या अलग है, कुछ अलग है, कुछ नहीं है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, in the books of drawer, in the books of drawing, honored, dishonored, देखते हैं सिमिलरली इसके भी यहाँ पे, ठीक है। in the books of drawer, on due date in the books of drawer, that is honor dishonor बोल रहा मतलब ड्यू डेट ही, on due date, in the books of drawer and drawing, first retained bill, second discounted bill, third endorsed bill, and fourth sent for collection, ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर बिल रिटर्न है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर बिल रिटर्न है, ऑनर्ड हुआ तो एंट्री आएगी, यहाँ पे एंट्री रहेगी, क्या एंट्री रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट। अगर ड्यू डेट पे, अगर ड्यू डेट पे रिटर्न बिल ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी, कैश टू बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंटेड बिल अगर ऑनर होता है ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी क्या, नो, नो एंट्री। अगर इंडोर्स बिल ऑनर होता है ड्यू डेट पे ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री रहेगी क्या, नो एंट्री। एंड अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन ड्यू डेट पे ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन केस बिल इज ऑनर्ड, इन केस बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्रॉवर के केस में दो केसेस में एंट्री आती है और दो केसेस में एंट्री नहीं आती। अगर बिल रिटर्न किया है एंड ड्यू डेट पे ऑनर होता है, एंट्री आएगी। अगर बिल कलेक्शन के लिए भेजा है, ड्यू डेट पे ऑनर होता है, एंट्री आती है। बट अगर आपने बिल डिस्काउंट किया है या अगर आपने बिल इंडोर्स किया है एंड ड्यू डेट पे बिल अगर ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री नहीं आती। ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री एवरी टाइम आती है एंड एंट्री आती है ऑनर पे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कोई भी केसेस में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई भी केस हो, ड्रॉ, एक्चुअली दिस केसेस आर नॉट फॉर ड्रॉवी, रिटेन, डिस्काउंटेड, ये इंडोर्स, these are not applicable to drawing.
ये ड्रॉवर के लिए एप्लीकेबल है। ड्रॉवी को क्या काम करना है, ड्यू डेट पे कोई भी बिल लेके आए या तो ऑनर करेगा या डिसऑनर करेगा। सेम हर केस में कुछ भी हो, बिल कुछ आपने बिल के साथ कुछ भी किया हो, ड्रॉवी ड्यू डेट पे अगर ऑनर करेगा तो एंट्री रहेगी बिल्स पेएबल टू कैश इन ऑल द केसेस। अगर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्रीज आती है, अगर रिटर्न बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट। अगर ऑनर होता है रिटर्न बिल तो एक कैश टू बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर होता है तो एंट्री आती है ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी से लेना है, इसलिए ड्रॉवी, मैं यहां पे कंबाइन लिखा, यहां पे टू कैश फॉर द नोटिंग चार्जेस, टू कैश एक और एंट्री डालते हो ड्रॉवी टू कैश नोटिंग चार्जेस के लिए, मैंने कंबाइन लिख दिया। ठीक है। अगर डिस्काउंटेड बिल ऑनर होता है तो ड्रॉवर को एंट्री नहीं पास करनी है, बट अगर डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी से लेके बैंक को देना है, इसलिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। एंट्री क्या रहेगी, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। वही अगर इंडोर्स बिल ऑनर होता है ड्यू डेट पे तो ड्रॉवर को कोई एंट्री नहीं पास करनी। ये ड्रॉवर के लिए अच्छा बात हो गया कि उसने जो बिल इंडोर्स किया तो ऑनर हो गया, उसको कुछ नहीं करना है। बट अगर इन इन डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी से लेके एंडोर्सी को देना होता है, तो एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी टू एंडोर्सी again including noting charges. This entry has to be including noting charges. You may pass two separate entries or combine entry. वही अगर आप जो बिल कलेक्शन के लिए भेजा है अगर वो कलेक्ट होता है तो एंट्री आती है बैंक में पैसा जमा हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बट अगर डिसऑनर होता है तो हमें ड्रॉवी से लेना होगा, इसलिए ड्रॉवी को डेबिट करेंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कैंसिल करना होगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो अभी मैंने लिखा है ड्रॉवर के बुक्स में ऑनर होगा तो क्या एंट्री, डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री। डिसऑनर होगा तो एवरी केस में एंट्री आती है। इफ ड्रॉ बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक्स में हर केस में एंट्री आती है, इन ईच केस वहां पे एंट्री आ जाएगी। जिसने बिल दिया उसको डेबिट, तो आप देखो ना ड्रॉवी डेबिट फर्स्ट केस में, सेकंड केस में ड्रॉवी डेबिट, थर्ड केस में ड्रॉवी डेबिट, फोर्थ केस में ड्रॉवी डेबिट। सो बिल आपको ड्रॉवी ने दिया होता है इसलिए ड्रॉवर ड्रॉवी से रिकवर करता है, उससे नोटिंग चार्जेस भी रिकवर करता है, दो चीजों के लिए डेबिट करता है। अगर रिन्यूअल है तो इंटरेस्ट भी रहेगा, मैं डिसऑनर का बात कर रहा हूं, रिन्यूअल का नहीं। फर्स्ट केस में बिल उसके पास था इसलिए उसने बिल को कैंसिल किया, सेकंड केस में बैंक को पे करना होगा इसलिए बैंक को क्रेडिट किया, थर्ड केस में एंडोर्सी को पे करना होगा इसलिए एंडोर्सी को क्रेडिट किया, एंड फोर्थ केस में एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करके रखा था बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अब उसका कोई यूज नहीं, वो कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ड्रॉवर के बुक्स में जब बिल ऑनर होता है तो दो केसेस में एंट्री आएगी, दो केसेस में नहीं, लॉजिकल है वो भी। एंड इन डिसऑनर के केस में उसके बुक्स में हर केस में एंट्री आएगी इन ऑल द फोर केसेस। ठीक है। अब देखते हैं ड्रॉवी के लिए क्या एंट्री आती है। अगर बिल ऑनर होता है तो ड्रॉवी के बुक्स में बिल्स पेबल टू कैश, बट अगर डिसऑनर होता है तो उसके बुक्स में एंट्री आती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस होते हैं तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, मैं कंबाइन लिख रहा हूं टू ड्रॉवर। समझ में आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ये एंट्री उसकी हर केस में रहेगी। चलो लिखो, जिनको लिखना है लिखो, पर मैं पर्सनली बोलूंगा कि लिख लेना, प्रैक्टिस होती है इससे, कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं।
मुझे उसको थोड़ा ठीक से फॉर्मेट करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अब लिखो। हम्म, मैं वीडियो ऐड करता हूँ, मतलब आपको दिखेगा पूरा, ठीक है। स्क्रीन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये भी देखोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लिखो जल्दी। जिनका ये हुआ है लास्ट वाला पार्ट। लिखते चलो, बिकॉज कोई चीजें टेबल्स वगैरह इंपॉर्टेंट रहते हैं। गुड। हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, यहाँ पे किसी ने बोला है सर आपने नोटिंग चार्जेस, तो यहाँ पे टू कैश आएगा, ठीक है। नहीं, ऑनर नहीं, डिसऑनर के केस में टू कैश। ठीक है। ठीक है। सो दीज वर यूर एक समरी। देखो, सेल होगा, बिल ड्रॉ होगा, फिर डिस्काउंट किया जाएगा, एंडोस किया जाएगा, या आप क्या बोलते हो उसको, कलेक्शन के लिए भेजोगे, रिटर्न करोगे। ये तीन नई चीज करोगे तो रिटर्न करोगे। एंड फिर ड्यू डेट पे क्या हो सकता है, ये मुझे समझना है। ड्रॉवी के बुक्स में ड्यू डेट पे एंट्रीज बहुत सिंपल होते हैं। अगर ऑनर होगा तो बिल्स पेएबल टू कैश, डिसऑनर होगा तो बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। ड्रॉवर के केस में अगर बिल ऑनर होता है तो डिस्काउंटेड बिल ऑनर होगा तो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, एंड एंडोस बिल अगर ऑनर हुआ तो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। बट अगर रिटर्न बिल ऑनर होता है तो वो खुद बिल लेके जाएगा और कैश कलेक्ट करेगा, तो उसके बुक्स में कैश कम्स इन डेबिट, इसलिए उसके बुक्स में एंट्री आएगी और बिल रिसीवेबल विल गो आउट। बिल रिसीवेबल ऑनर हो गया। एंड अगर कलेक्शन के लिए भेजा होगा उसने, तो बैंक कलेक्ट करके उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगी, तो उसको डेबिट करना होगा बैंक को, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो अगर डिसऑनर होता है तो उसके बुक्स में हमेशा एंट्री रहेगी, एंड दिस इज द समरी। ठीक है, दिस इज द समरी। आगे
हम्म टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन है जो मुझे लेना है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक जो आपको डिफिकल्ट लगा, जो मुझे लेना चाहिए? सॉल्ड इलस्ट्रेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज यू ऑल्सो हैव सोल्यूशन विथ यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देन किए हमने वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, उन्होंने आप आपके टेक्स्ट बुक में ये जो ट्रांजैक्शन दे देखो, कैन रिन्यूअल के कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल और डिसऑनर ऑफ द बिल, ट्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेबल टू बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन और टू इंडोर्स, डिपेंड्स आपने क्या किया है। इंटरेस्ट ड्यू, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट एंड फिर रिसीविंग द पेमेंट। हम यही फॉलो करेंगे, जो मैं करता हूं ये वाला है। और उन्होंने एक शॉर्टकट भी दिया है, अल्टरनेटिव। जनरली डोंट फॉलो दिस। एक आपने दिमाग में रखा है ना, वही फॉलो करो। ये अल्टरनेटिव है, ठीक है। आगे तो ये जो हम करते हैं ना वही है, डोंट वरी। उसके बाद लेट मी चेक समथिंग डिफरेंट। डिस्काउंटिंग वगैरह ये सब किया है, मुझे चेक करना है कुछ मिस। 9 मिस नहीं होगा, होगा तो ज्यादा ही होगा, मिस तो नहीं होगा। अच्छा, ओके, दिस इज द अनदर थिंग। प्रोटेस्टिंग उस दिन मैं बात कर रहा था, देखो। आफ्टर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल ऑथेंटिकेटेड by getting it noted from the notary public, then certifies the same। क्या लिखा है? After getting the fact of dishonor of the bill authenticated by getting it noted, the notary public then certifies the same। नोटरी पब्लिक वो सर्टिफाई करता है कि यस ये बिल क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है। हु सर्टिफाइज? नोटरी पब्लिक। द सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज ए प्रोटेस्ट। इसको अंडरलाइन करके रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो जब हम नोटरी पब्लिक के पास कब जाते हैं? व्हेन बिल गेट्स डिसऑनर्ड एंड वी टेल हिम कि ये बिल डिसऑनर हुआ है, he actually presents the bill again। वो फिर से एक बार बिल प्रेजेंट करता है ड्रॉवी को, और he tries to know the fact of dishonor। वो राइट बिल फिर प्रेजेंट करेगा। अगर ड्रॉवी फिर से मतलब ड्रॉवी बोलता है नहीं मैं पे नहीं करूंगा, तो he will note down that actually this bill is dishonored and he issues a certificate which can be used in a law of court। That certificate is called as protest। Thus protest is a certificate which is a formal in the nature and attest the fact of dishonor of the bill based on the noting। So that has more authentication। So उसको बोला जाता है, नोटरी पब्लिक जो आपको सर्टिफिकेट देता है, राइट, उसको बोला जाता है प्रोटेस्ट। आगे, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। डिसऑनर ऑफ द बिल कैन बी फॉर द टू पर्पस, या दो वजह से हो सकता है। हमने बिल ड्रॉ किया एंड उसने डिसऑनर कर दिया, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने बिल ड्रॉ किया तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी डेट ऑफ ड्रॉवल पे। आज मैंने बिल ड्रॉ किया एंड 4-5 दिन के बाद वो अगर वो एक्सेप्ट करता है
तो ड्रॉवी के बुक्स में बिल एक्सेप्टेड की एंट्री आ जाएगी 4-5 दिन के बाद वाली। ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री ड्रॉवल की आएगी ऑन द डेट ऑफ ड्रॉवल। ड्रॉवी के बुक्स में एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जनरली हमें अलग अलग डेट्स क्वेश्चन में देते नहीं है। सपोज ऐसे लिखा है टुडे मैंने बिल ड्रॉ किया एंड 4 दिन के बाद बिल एक्सेप्ट हुआ, तो मेरे बुक्स में आज एंट्री आएगी बिल्स ड्रॉन करने की, एंड ड्रॉवी के बुक्स में 4 दिन के बाद की एंट्री आएगी बिल एक्सेप्ट करने की। बट अगर उस दिन इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग वो बिल एक्सेप्ट ही नहीं करता है, मैंने बिल ड्रॉ किया, उसको एक्सेप्टेंस के लिए भेजा, उसने बिल एक्सेप्ट नहीं किया, उसको बोला जाता है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो आगे एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैंने जो एंट्री पास की थी बिल सेबल टू ड्रॉवी, वो एंट्री मुझे रिवर्स करनी होगी ड्रॉवी टू बिल सेबल, एंड उसके बुक्स में तो एंट्री आएगी ही नहीं, एक्सेप्ट उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसने खाली परचेस करके रखा है, दैट्स द एंट्री। आगे डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, मतलब जो हम सीखते हैं बिल उसने एक्सेप्ट किया और ड्यू डेट पे उसने पेड नहीं किया। सो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस एंड डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट। ठीक है, आगे डिस्काउंटिंग हो गया, ऑनरिंग हो गया, ये सब मैंने डिस्कस किया। ट्रेड बिल मतलब विथ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, परचेस सेल होने के बाद, ट्रेड ट्रांजैक्शन होने के बाद जो बिल ड्रॉ किया जाता है उसको ट्रेड बिल्स बोला जाता है। अकोमोडेशन बिल, सीए फाउंडेशन में अकोमोडेशन बिल की अकाउंटिंग है, 12th में नहीं है हमारे, जहां पे एक दूसरे को हेल्प करने के लिए इवन इफ देयर इज नो परचेस एंड सेल, इफ देयर इज नो डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप, फिर भी जो बिल ड्रॉ किया जाता है विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन, अकोमोडेशन बिल। इंडिया में दे आर, लिख लेना, राइट, नॉट लीगल इन इंडिया। और मैंने उस दिन बोला था बिकॉज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज बी मस्ट, वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, लाइक पार्टनरशिप इज एन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, एक दूसरे के साथ आके पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस, राइट, बट कंसिडरेशन इज अ मस्ट, एंड अकोमोडेशन बिल में कंसिडरेशन होता नहीं, इसलिए सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड, सो इट इज नॉट वैलिड इन इंडिया। Inland bill drawn and paid in same country, foreign bill drawn and paid in another country, drawn in one country made payable in another country। और मैंने फॉरेन बिल की इन डिटेल डेफिनेशन भी डिस्कस की थी आप लोगों से, आपको एग्जाम के लिए खाली इतना लिखना है, drawn in one country and made payable in another country, that's it। again further classification, after date bill, after site bill, and bills payable on demand or at site, आफ्टर साइट अलग एंड एट साइट अलग। अब इतना बाइफर्केशन आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स? देखो, ए ने ए पे बिल ड्रॉ किया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने उसके बैंक को दिया, डिस्काउंट किया, तो ऑल दिस पीपल्स आर कॉल्ड एज होल्डर्स इन ड्यू कोर्स। होल्डर्स मतलब उनके पास बीच जो पीरियड था बिल का, उसमें उनके पास से बिल आके चला गया। A holder in due course is a person who obtains a negotiable instrument for valuable consideration in good faith and before the maturity. All these people, right, I will call them, they were holder in due course. कभी ना कभी वो holder in due course थे। अब कौन है? बैंक है। अब फाइनली किसके पास बिल है? बैंक के पास। अच्छा, and what do you mean by holder? The person who has the right to receive, like B, C, D, and E, they are called as holders in due course, and bank is called as holder because bank has a right to receive the money. The person who has right to receive the money is a holder, and उसके पहले जो बंदे थे B to D, they are called as holders in due course. ये holder थे, and bank is now holder। समझ में आ रहा है? Suppose A के बिल ड्रॉ किया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, एंड इसने ई को दिया, तो बिल एक ई के पास है, ई इज कॉल्ड एज होल्डर, बी सी डी आर कॉल्ड एज होल्डर्स इन ड्यू कोर्स। ये तो एक्सेप्टर है, दीज आर होल्डर्स इन ड्यू कोर्स। ठीक है, आगे सिंपल टर्म्स। टेन्योर कैसे निकालना देखा है हमने। नॉमिनल ड्यू डेट इज विदाउट एडिंग 3 ग्रेस डेज, राइट, नॉमिनल ड्यू डेट इज विदाउट एडिंग 3 ग्रेस डेज, एंड अच्छा पेज नंबर है 263 पे,
होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। देन बिकॉज एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, छोटे छोटे चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, नॉमिनल ड्यू डेट्स वो ड्यू डेट होती है जिसमें हम 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं करते, एंड आफ्टर एडिंग 3 ग्रेस डेज जो ड्यू डेट मिलती है वो लीगल ड्यू डेट होती है। ये भी हमने बहुत पहले डिस्कस किया है। ओके, ड्राफ्ट मैंने बोला बिफोर एक्सेप्टेंस बिल इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट, आफ्टर एक्सेप्टेंस दैट ड्राफ्ट इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। देन ये भी फॉर्मेट्स हमने इन डिटेल में डिस्कस किए थे। देखो कितना डीप में चैप्टर हुआ है, एक भी चीज नहीं छूटी है, एक भी नहीं, छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस की है। एक्सेप्टेंस, जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस, राइट, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, जो भी बिल है, जो भी टर्म्स है, सब एक्सेप्ट किया आपने विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशंस, जो एक्सेप्टेंस होता है वो जनरल एक्सेप्टेंस। एंड विद सम मॉडिफिकेशंस, जो एक्सेप्टेंस होता है उसको बोला जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। दैट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कैन बी एज टू टाइम, एज टू प्लेस, एज टू अमाउंट, राइट, एज टू पार्टीज, राइट, एज टू कंडीशंस, राइट। इतना कोई डीप में नहीं पूछेगा, बट जस्ट पता होना चाहिए। आगे, बिल में डेट होनी चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए, राइट, नंबर ऑफ डेज वगैरह होनी चाहिए, टेन्योर होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए, पार्टीज, 3 पार्टीज, राइट, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब फॉर द वैल्यू रिसीव्ड मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, राइट। बिल इज ड्रॉन इन ल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, इन ल्यू मतलब इन ल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब इन प्लेस, मतलब मैंने उसको गुड सेल किए इसलिए मैंने उस पर बिल ड्रॉ किया। आगे नेक्स्ट, ओके, एक सेकंड ना, मुझे अनम्यूट करने दो। हाँ, यस, Sir, I had a doubt. हाँ, Sir, in our books, the entries passed on the day of drawal, and in Drawey's books, the entries passed on day of acceptance. यस यस, So, if on the day of acceptance, the drawee passes a qualified entry as per the amount, so will we have to make rectifications in our entry? यस, ऑब्वियसली हमारे बुक्स में रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी, ऑब्वियसली। The entry, correct. He will never accept for the higher amount, he will accept for the lower amount, logically, बराबर। मैंने 1000 का बिल ड्रॉ किया, बाद में उसने 40 का ड्रॉ एक्सेप्ट किया, तो मैं 10,000 का क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा एंट्री। जब मैंने उस पर बिल ड्रॉ किया था तो मेरी बुक्स में एंट्री थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट 50,000 या बायर अकाउंट 50। उसने 40 के लिए एक्सेप्ट किया तो एंट्री 40 के डालेगा और मैं 10,000 से एंट्री रिवर्स कर दूंगा, तो मेरे बुक्स में एंट्री आएगी वो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000। परफेक्ट है, परफेक्ट, गुड। नेक्स्ट, आगे देखते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी, प्रोमिसरी नोट्स के लिए एक्सेप्टेंस इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होता है। और राइट, देन मैंने बोला मराठी में, राइट, हुंडी बोला जाता है, बिल्स को हुंडी बोला जाता है। उस दिन मैंने आपको एक्चुअल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिखाया था। 3 parties to bills of exchange, 2 parties to promissory note, 3 parties to check as well, ठीक है। यस, डन। सो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। टुमारो आई विल टेक ए लेक्चर बट आई विल डिस्कस व्हाट विल बी आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। आई वोंट बी टेकिंग मोर देन लाइक 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स। आई विल टेल यू हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड, हम कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, राइट, टेस्ट हम कैसे लेने वाले, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग विद यू बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 11, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट द 12th। मैं पहले से 12th के लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूँ, राइट। सी फाउंडेशन का कैसे होगा, 12th का कैसे होगा, राइट, को जनरली कहाँ तक अपना सिलेबस खत्म होने का एक्सपेक्टेशन है वगैरह, ये सब चीजें आई विल डिस्कस टुमारो। आई विल स्टार्ट टुमारो एट 8 o'clock, ठीक है। कल मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, जस्ट एक बैकग्राउंड देने वाला हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक्शन क्या होगा, हमारा टारगेट क्या है, हमें कब तक कंप्लीट करना है, हमें क्या क्या सॉल्व करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल मैं 8 o'clock को स्टार्ट करूंगा, 8 to 9 मैक्स टू मैक्स मेरा हो जाएगा, एंड फॉलोड बाय द मैथ्स लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।